नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का चिंता जाहिर करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बात बताता हूँ। आप सबको पता ही होगा, फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस पर अपने तरफ से कुछ कहूँ। ओसामा बिन लादेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी शील कमांडो ने उसकी हत्या की थी। ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि ओसामा बिन लादेन एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर था। आतंक और इस्लामी रेडिकलेशन से उसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सोवियत संघ में दुनिया में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने एक हथियार तैयार किया ओसामा बिन लादेन के नाम से। उसे आर्म्स मुहैया कराए गए, पैसा मुहैया कराया गया, सारी सुविधाएं प्रदान की गई और सोवियत संघ को तोड़ने में वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। सोवियत संघ के तो खैर कई टुकड़े हो गए, लेकिन स्थिति ये हुई कि वो बाद में अमेरिका के लिए खतरा बन गया। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को सोवियत संघ को बर्बाद करने, परेशान करने, डिस्टर्ब करने के लिए खड़ा किया गया था। लेकिन दुनिया को ये ज़रूर पता है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका के सबसे ऊंची इमारत को उसी के देश में रह करके उसी के संसाधनों का प्रयोग करते हुए हवाई जहाज़ के द्वारा विस्फोट करके उस बिल्डिंग को गिरा दिया। ट्विन टावर का गिरना, दुनिया में आतंक का एक विभत्स चेहरा का सामने आना, ये सबको पता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी का कोई ज्ञान आम लोगों को नहीं है। मित्रों, आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि जिस आदमी ने बिजली का आविष्कार किया उसका मौत बिजली लगने से ही हुआ। आप लोगों को शायद पता ना हो कि सांप पालने वाले ज़्यादातर सांप के डसने से और काटने से ही मरते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि गधा की यारी और लात के सनसनाहट। मतलब अगर आप गधे से दोस्ती करेंगे तो उसके दुलत्ती से आपको सामना करना ही पड़ेगा, वो लगेगा ही लगेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि आज का जो विषय है वो बड़ा ध्यान से समझ के सुनने वाला विषय है। आज का विषय है जातिगत आधार पर आरक्षण। मित्रों, आरक्षण क्यों नुकसानदायक है, किसके लिए नुकसानदायक है और उसका विभत्स रूप कहाँ कहाँ और किस रूप में देखने को मिल रहा है, ये जानने समझने के लिए पहले आप जातिगत आधार पर आरक्षण के आधार को समझिए। मैं नाम ले रहा हूँ। आरक्षण के आधार पर मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री बने, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बने। मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो उत्तर भारत के लोग ही सुनते होंगे, क्योंकि केरल तमिलनाडु वाला तो भाषा समझेगा ही नहीं। हमारे देश के लोगों ने समझने का डेवलप ही नहीं होने दिया। तो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी भाषियों को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो शुरुआत पहले मुलायम सिंह यादव। हाँ सनत भाई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद मिले, इस बात की मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई। आदरणीय मुलायम सिंह यादव एक साधारण परिवार के थे, गरीब थे, पिछड़ी थे। हो सकता है वो प्रताड़ित भी हुए होंगे, ऐसा संभव है क्योंकि मैं मुलायम सिंह के बचपन में मैं था नहीं। लेकिन एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के तारीख में मुलायम सिंह प्रताड़ना और धिक्कारने के पोजीशन में है नहीं। तो आरक्षण अगर मुलायम सिंह को मिला तो उनके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? वो तो बाप के कमाई पर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है। मुलायम सिंह जी का एक बेटा जो असल में उनका बेटा ही नहीं है, दुनिया के सबसे महंगी कारों का कारवा लेकर के घूम रहा है और उसके टायर के उड़े धूल से कितने गरीब और मलिन बस्ती में रहने वाले लोग धूसरित हो रहे हैं, जो स्वर्ण समाज से हैं, क्षत्रिय है, ब्राह्मणों में भूमियार है, बनिया है, लाला है, कैस है, जाट है, गुजर है।
अब आप हमको बताइए कि अगर आरक्षण मुलायम सिंह को दी गई थी तो अब अखिलेश यादव को क्या हो सकता है? मायावती जी एक 25 गज के कमरे में 25 लोगों के साथ रहने वाली स्थिति की एक दलित महिला थी। बिल्कुल है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी है उनका घर। मैं उनके शुरू के दिनों को देखा भी हूँ। मैं चूँकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। मायावती जी अपनी टूटी फटी चप्पलों के साथ राजनीतिक दफ्तरों में घूमा करती थी। निगम के स्कूल में जिसमें वो पढ़ाया करती थी, मैं उसके प्राचार्य मेरे दोस्त थे, मैं उनसे भी बढ़िया जान पहचान है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि दिल्ली के मेयर भी बने, एक बहुत बड़े आदमी के भाई भी हैं, तो अच्छा नहीं उनका नाम लेना। मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं वो। अब मायावती जी आज के तारीख में तो मेरे ख्याल से दुनिया में धनी मनी महिलाओं के लिस्ट में उनका नाम अगर पहला नहीं होगा तो आखिरी भी नहीं होगा। अब उनका भाई जो कि एक 4th क्लास का कर्मचारी था, 600-700 करोड़ रुपए का संपत्ति उसके यहाँ पकड़ी गई है, और मायावती जी ने कहा है कि मैंने 200-300 करोड़ रुपया गिफ्ट कर दिया था उसका। तो जिसको गिफ्ट में 200-300 करोड़ रुपया मिला है, क्या वो आरक्षण का अधिकार रखता है? क्योंकि आरक्षण तो आपने इसलिए नहीं दिया था कि भाई ये गरीब है, शोषित है। जी सनत में बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद दिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे, खास तौर से उन लोगों को जो लोग इस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो मायावती को दी गई थी, लेकिन अब उनका बेटा तो कह रहा है कि मैं दलित हूँ, तो उसमें उसका प्रताड़ना कहाँ, उसमें उसका समाज का बहिष्कार कहाँ? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी और रीता बहुगुणा जोशी तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी। रीता बहुगुणा जोशी ने मायावती के विरुद्ध एक राजनीतिक स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने उनका जाति आधारित किसी शब्द का उद्घोष नहीं किया था, एक राजनीतिक बयान दिया था। उसका कारण हुआ कि रीता बहुगुणा जोशी पर ST/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ, उनके घर में आग लगा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल गई। चूंकि रीता बहुगुणा जोशी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी और मायावती दलित परिवार से बिलोंग करती थी। राजनीतिक शख्सियत और पैसे और अप्रोच के मामला में मायावती और रीता बहुगुणा जोशी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि वो दलित है और दलित के नाम पर हमारे यहाँ ST/ST एक बना हुआ है, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था और कहा गया था कि ST/ST में कोई नहीं। आज के तारीख में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ये वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि स्वर्ण विरोधी ही है, घोषित स्वर्ण विरोधी है, क्योंकि उसके इस बात का भरोसा है कि स्वर्ण समाज कहीं नहीं जा सकता, विकल्प विहीन है, झक मार के हम ही वोट देगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वर्णों का समाज के साथ कुठारघात और विश्वासघात कर रही है। उसने एक सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी को धक्का मारते हुए बहुमत के आधार पर इतना बड़ा कांड किया कि नरेंद्र मोदी सत्ता के मद में चूर। सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी दिया था कि भाई कोई ST/ST का केस डाल रहा है तो कम से कम एक बार जांच तो प्राइमरी स्तर पर हो जाए कि भाई ये सही है कि नहीं है। नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट तेरी का औकात है भाई, तो 400 वोट के 325 सीट मैं लाया हूँ, लोकसभा में बहुमत मेरी है, जनता को बेवकूफ़ बना करके झूठी सच्ची जो भी हो वो वादा करके मैं आया हूँ, तेरी क्या औकात है? ये वोट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट में बहुमत के आधार को के घमंड में उसको और इतना टाइट कर दिया कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप स्वर्ण समाज के हैं और आपके माता जी को दिल का दौरा पड़ गया और आप अपने गाड़ी में बैठा करके माता जी को जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल में लेके जा रहे हैं। आपकी पत्नी, आपका बेटा माता जी के सीने पर पंपिंग कर रहे हैं ताकि उनका धीरे धीरे सांस चलता रहे किसी तरह से। रास्ते में कोई दलित भाई की बीवी ने कहा कि भाई देखो आज तो मुझे कंपनी बाग में घूमने जाना है, मौसम बड़ा हसीन है, हमें करिए कोई ऑटो वाला मिल नहीं रहा है। तब तक उन्होंने कहा जरूर भाई तेरा नाम राकेश परमार है, ओहो क्षत्रिय है, हाँ तो मेरे को ना कंपनी बाग में छोड़ दे, मुझे घूमने जाना, एंजॉय करना है हम लोगों को, पति पत्नी को। मैं बोलूँगा भाई साहब मेरी माता जी का हार्ट अटैक आया हुआ अस्पताल में, हाँ तो मरने दे, क्या फर्क पड़ता है, मरने दे। मैं बोलूँगा जी ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक मिनट, हेलो पुलिस ये राकेश परमार पर ST/ST के अंतर्गत बुक करो, ये जाति आधारित बात कहा है। अब पुलिस मेरे माता जी को गटर में फेंकेगी और मुझे जेल में डालेगी। हो सकता है गाड़ी में बैठे हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल दे। अब मैं जज का जाऊंगा तो जज कहेगा कि 6 महीने बाद मिलो, आपकी बात 6 महीने बाद सुनी जाएगी। अब मैं 6 महीना बाद आऊँगा, बोलूँगा हाँ भाई क्या हुआ था उस दिन। एक तो मैं 6 महीने तक मैं भूल जाऊँगा कि मेरे साथ हुआ क्या था।
मैं उस दिन को कोसूंगा कि भाई मेरी माँ मर जाती, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 6 महीने तक जेल नहीं छोड़ूंगा, मेरे परिवार तो पीछे प्रताड़ित नहीं होगा, मेरे परिवार को तो सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि घर का एकमात्र कमाने वाला आदमी था। मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को कमा के आता हूँ, तो घर में चूल्हा जलता है। अब तो वो लोग कहाँ खुद को जला रहे होंगे कि अपने आप को बेच रहे होंगे कि क्या कर रहे होंगे, भगवान जाने, क्योंकि कमाने वाला तो जेल चला गया। अब वो लोग क्या भीख मांग रहे होंगे कि अपने आप को बेच रहे होंगे कि अपने आप को नीलाम कर रहे होंगे, किस तरह से उनकी रोजी रोटी। मेरा तो 6 महीना तक जेल में ही दिमाग रहा होगा, यही सोच रहा होगा। लेकिन चूंकि मैं स्वर्ण समाज से हूँ और 6 महीने बाद जज साहब को बोलूँगा सर ऐसा ऐसा बात था, मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ था और उनको मैं अस्पताल लेके जा रहा था, तब तक इन्होंने कहा कि मुझे सिनेमा देखने जाना है, पार्क में एंजॉय करने, मेरे को छोड़ दे। मैंने मना किया तो उन्होंने बोला कि तेरे पे स्टेसी लगाऊंगा। वो बड़ा बेशर्मी से कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। जज तुम कौन हो? कानून में है कि इसने मेरा बात नहीं माना, जाति सूचक शब्द कहा है, क्योंकि अब इस सबूत देने की जरूरत नहीं कि आपने नहीं कहा, वो कह रहा वही सर्वमान्य है, वही सच है। मित्रों, अब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि पहले के आधार पर 90% से ऊपर मुकदमे फर्जी आते थे, अब 100% आने लगे हैं। उसका एक ताज़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। तब जब ये शुरू लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी के को भाजन बनना पड़ा था हम सभी लोगों को, तो नोएडा में एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं दलित समाज से, और एक मिलिट्री का अफसर है स्वर्ण समाज से, दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं। डिप्टी कलेक्टर ने अपनी गाड़ी स्वर्ण समाज के मिलिट्री अफसर के गेट पर लगा दिया। वो निकला और बोला कि मेरी गाड़ी निकाल, मेरी गाड़ी हटा दो। उसने बोला तेरी औकात क्या है, मेरी गाड़ी तो यहीं रहती, सड़क तेरे बाप की है। उनमें दोनों में कहा सुनी हो गई। एसटी वाला डिप्टी कलेक्टर बोला कि तुमको पता है तुम्हारी औकात नहीं, अभी तुमको बंद करने की, सारी मिलिट्री तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। वो भी मिलिट्री का फौज का आदमी था, बॉर्डर पर देश के लिए जान देने की कस्में खाया हुआ है, तू मैं हुई। डिप्टी कलेक्टर ने फ़ोन किया कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है स्वर्ण समाज के द्वारा, आप इनको अरेस्ट करिए। वो मिलिट्री का अफसर अरेस्ट हुआ, जेल चला गया। चूँकि मामला उसी का ताज़ा हुआ था, ये मीडिया में बड़ा उछला। अब उस मिलिट्री अफसर का सौभाग्य था कि उसके दरवाजे पर सीसीटीवी लगी हुई थी, और वो साउंड वाला भी था, उसमें मतलब आवाज़ और विजुअल दोनों वाला था। आमतौर पर सीसीटीवी विजुअल वाला नहीं होता है और कहीं कहीं होता है, हालांकि अब नई टेक्नोलॉजी में तो सब ऑडियो वीडियो दोनों वाला आ रहा है। जज के सामने वो सारी बात दिखाई गई, टीवी मीडिया में चला। जज ने बोला कि देखिए मैं कानून से बंधा हूँ, मैंने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सरकार ने कानून बनाया कि इसको 6 महीना बाद ही हियरिंग पर लिया जाएगा। तो आप 6 महीना बाद लिया गए रिकॉर्ड पर, मैं देखूंगा, क्योंकि ये सीधा इसमें वो बरी होंगे, लेकिन ये 6 महीना सुनूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है और हम सरकार के बनाए कानून के आधार पर ही फैसला देंगे, मेरा कोई विवेक नहीं है। मिलिट्री वाले लोग हंगामा किए, पूरी राजनीतिक पार्टी में से कुछ जो लोग राजनीति से संबंधित थे उन लोगों ने हंगामा किया, तब जाकर के उसमें बात हुई, लेकिन फिर भी मिलिट्री वालों को प्रताड़ित होना पड़ा। मेरा ये बात आज इसलिए नहीं करा कि क्या हुआ, दुर्गुण और उसके दुष्प्रभाव पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आए दिन आप सुन रहे होंगे कि आज मराठा आंदोलन चाहिए, कल बिहार आंदोलन चाहिए, कल परसों यूपी आंदोलन चाहिए। अब जातीय आधार के अलावा अभी इलाकाई आधार पर आरक्षण का मांग होने लगा। ये बहुत घातक और बड़ा दुष्परिणाम वाला है, क्योंकि 100% होता है और हमारे यहाँ 1000 जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, तो अब 100 में से भी कैसे देंगे? मतलब अब इस देश में पढ़ाई लिखाई को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जो सीटें आएंगी उसको आरक्षण का बांट लिया जाएगा। रामविलास पासवान ने सबसे पहली बार संसद में मांग की थी कि सरकारी नौकरी में तो आरक्षण है, निजी प्रतिष्ठानों में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो इसी देश में काम कर रहे हैं। आज रामविलास पासवान के बेटा के पास हजारों की गाड़ी की काफिला लेकर के अपने खगड़िया में घूम रहा है, और सारी गाड़ियां 30 से 40 लाख रुपए के ऊपर की हैं। रामविलास पासवान जी का बेटा जो घड़ी बांधता है, उतने में स्वर्ण समाज का 3-4 कोठी बन जावे, जितने रुपये का महंगे वो घड़ी बांधता है। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश हालांकि अब अवकाश प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उनका एडवाइजरी नहीं एक वक्तव्य होगा, क्योंकि कुर्सी पर आते वो नहीं कह सकते थे और वो कहने की स्थिति में नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार आरक्षण पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं करती है तो ये गले का फांस बन जाएगा, ना आप कोई उगले बनेगा ना निगलने बनेगा।
मित्रों, मैं जातिगत आरक्षण का घोर विरोधी हूँ, ये घोषित है। लेकिन मेरे इस शब्द का लोग पाक साफ होकर के नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरा नाम राकेश सिंह परमार है और जिस फेसबुक आईडी से मैं बोल रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है राकेश सिंह परमार। मतलब मेरी आइडेंटिटी हाइड नहीं है, खुला है। क्षत्रिय समाज से हूँ, राकेश सिंह परमार स्वर्ण समाज से हूँ, क्षत्रिय जाति है मेरी, स्वर्ण समाज हूँ। मेरा जो YouTube चैनल है वो भी राकेश सिंह परमार नाम से ही मैं चलाता हूँ। उसमें भी मैंने कोई हाइड नहीं कर रखा है कि कोई मेरी आइडेंटिटी हाइड हो। मैं हाइड करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अपने आप को छुपा कर रखता भी नहीं हूँ। लेकिन ये चर्चा का विषय तो है और चर्चा का विषय तो होना चाहिए, क्योंकि आप हर आधार पर आरक्षण देते चले जाएंगे। कभी मराठा आरक्षण, कभी जाट आरक्षण, कभी गुर्जर आरक्षण, कभी दलित आरक्षण, कभी पिछड़ी आरक्षण, तो फिर सामान्य वर्ग जाएगा कहाँ? वो अलग देश जाएगा। आरक्षण और अभिमान पर एक चर्चा आपको बताऊं। कुछ मौलानाओं ने इस देश में एक बैठक किया, और गुप्त बैठक नहीं थी, ओपन बैठक था। उन्होंने भारत महान में एक मांग की कि अगर आप मुझे शरिया कानून नहीं दे सकते तो मुझे एक अलग देश दे दीजिए, हम उसमें अपना शरिया कानून लगा लेंगे। आप समझिए कि अगर कहीं आरक्षण की मांग करने वाले लोग कहने लगे कि भाई अगर आप मुझको आरक्षण नहीं दे सकते तो हमको एक अलग देश दे दीजिए, हम उसमें सामान्य जीवन जी लेंगे, तो आप इस देश के कितने टुकड़े करेंगे? क्योंकि सैकड़ों तो जातियां हैं। फिर क्या है, आप इसको वापस उसी कबीलाई स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहाँ छोटे छोटे कबीले के राजा और कबीले के सरदार हुआ करते थे और अंग्रेज उस पर लूट माट कर बचा करके कब्जा कर लिए थे? क्या है, आप उसको उस आधार पर ले जाना चाहते हैं? क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। अगर आपका उद्देश्य है कि पिछड़ी वर्ग गरीब है तो आप जाति क्यों लगा रहे हैं? गरीब लगा दीजिए। क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूँ कि मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और मायावती को कोई जाति सूचक शब्द कहा करके अपमानित कर देगा या सामाजिक प्रताड़ित कर देगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे करके कह रहे कि मैं पिछड़ी जात का हूँ। अगर मैं कह दूंगा तो मैं दोषी हो गया। वो खुद अपना सर्टिफिकेट लगा रहे हैं ना इलेक्शन कमिश्नर के पास कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, तो वो माला जप रहे हैं अपने अपने जाति का। अगर मैंने कह दिया तो गलत हो गया। मित्रों, हो सकता है कि कहीं कोई सुदूर गांव में कोई ऐसा आदमी हो जिसको जाति आधार पर कह करके प्रताड़ित किया जा रहा हो, लेकिन आधार आरक्षण का लाभ तो उसको नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ तो मायावती, मुलायम और अखिलेश यादव जैसे लोग ले रहे हैं। असली आरक्षण जिनके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना किया था, वो गरीब लोग, वो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग, जिनको वाकई लोग कहते हैं कि तू फलाने जाति का, उसको कह करके मजाक उड़ाते हैं, वो तो आज भी अपने उसी स्थिति में है। देश 74-75 साल से आज़ाद है और आरक्षण तब से मिल रहा है, क्योंकि आरक्षण की आँच उनके हाथ तक तो गई नहीं, क्योंकि आरक्षण तो ऊपर ऊपर ले लिया जाता है। तो क्या एक बार आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है? एक बड़ा बढ़िया मौका है कि भारत के सबसे बड़े न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश ने एक एडवाइजरी जारी किया है, सुझाव दिया है भारत के प्रधानमंत्री को कि आरक्षण अगर एक दिन गले की फांस बन जाएगी, ना आपको उगलते बनेगा ना आपको निगलते बनेगा। और मित्रों, चूँकि आरक्षण इसलिए नुकसानदायक है समाज के लिए क्योंकि इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा है। जैसे रामविलास को फ़ायदा हुआ तब उनका बेटा उसका राजनीतिक वारिस बन गया। लालू यादव आरक्षण का आधार बना करके लड़ाई लड़ते, अब उनका दो बेटा, जो कि एक 6वीं में 6 बार फेल है और एक खींच खाच का मैट्रिक पास है, वो एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में है। और बिहार में वो लोग जो पढ़ लिख करके रात दिन मेहनत करके IAS PCS को नौकरी करते हैं, वो उनके सामने चाकर हाथ बांध के खड़े होते। मतलब प्रतिभा हनन, सामाजिक न्याय हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। लेकिन उसी बिहार में आज बाढ़ में वो सारे दलित के लोग का घर बह गया, घर गिर गया, घर टूट गया, लेकिन उन तक आरक्षण का लौ तक नहीं जा रहा है, आरक्षण का आंच तक नहीं जा रहा है, आरक्षण का औ तक नहीं जा रहा। तो क्या आरक्षण अपने ही समाज के लोगों को हक मार रहा है? क्योंकि उन तो मेरा हक तो है नहीं। मान लीजिए अगर कोई सीट आरक्षण के आधार पर 50 सीटें दी गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरा तो उसमें नाम ही नहीं है। तो मेरा नाम नहीं है तो वो जो 50 सीट में जो 50 गरीब नीडी लोग, जो बेघर लोग हैं, जिनको खाने का ठीक नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, उनको मिलना चाहिए? या उनको मिलना चाहिए जो BMW और महंगी गाड़ियों में घूम कर जा करके आरक्षण का पैसा लेने आते हैं? मित्रों, मैं एक राशन के दुकान में जा रहा था तो राशन की लाइन लगी हुई थी।
चूँकि मैं राशन नहीं लेता, मैं मानता हूँ कि मैं बाज़ार भाव के दाम से बाज़ार से ख़रीद करके राशन खा सकता हूँ, इतनी स्थिति मेरी है, तो मैंने राशन छोड़ दिया है स्वैच्छिक रूप से। हालांकि मैं राशन ले सकता था, मेरे पास राशन कार्ड है दिल्ली में, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं रास्ते में जा रहा था तो चूँकि लाइन लगी हुई थी तो मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो हुई। मित्रों, वो आधुनिक मोटरसाइकिल थी 12-13 लाख रुपया वाली। मैं देखा कि उस पर 20 किलो का गेहूँ ला के, मैं बोले कौन सा गेहूँ है? तो नहीं, राशन लेने आया था। बताइए, 14 लाख की गाड़ी पर फ्री का राशन लिया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई दलित समाज के लोगों को साल भर 6 महीने या कुछ दिन तक जो फ्री राशन देंगे, वो राशन 14 लाख रुपया के मोटरसाइकिल पर जा रहा है। जय भीम का नारा लगाते हुए गले में मोटे मोटे सोने की चैन और महंगी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या नहीं है, पहले जान लीजिए, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे परेशानी है कि आप ही के वो भाई जो गरीब है, आप ही के भाई जिनको भोजन दोनों टाइम नहीं मिल रहा है, आप ही को भाई जिनके पास रहने का घर नहीं है, आप पहला हक तो उनको दीजिए। क्योंकि आरक्षण इसलिए बनाया गया था कि सब लोग मूल धारा में, समाज के मुख्य धारा में आ जाएं, लेकिन आज भी आप उनको मुख्य धारा से काटे हुए हैं, उनको आप स्वयं उनसे बात नहीं करते। दलित समाज का लोग ही उस गरीब दलित को अपना नहीं मानता, उनके साथ नहीं रहता, उनको अपने साथ उनका पानी नहीं पीता, क्योंकि उनका हाथ मैला है, उनका बर्तन गंदा है। लेकिन समाज निर्माताओं ने तो यही सोच करके आरक्षण बताया था कि भाई ये सब के सब लोग एक होंगे, लेकिन जो आरक्षण का लाभ लेकर के धनी हो गया है, वो लोगों का साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। एक तो वो अपना नाम हाइड रखता है ताकि उसका अपना भाई उसके साथ मिल न जाए कि भाई हम भी एक ही जात पात के हैं। तो इस विषय पर मेरा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने जो सुझाव दिया है, जो सलाह दिया है, सरकार को चाहिए कि उस पर इस वक्त विचार करें, और अगर आरक्षण के बगैर आपका आरक्षण आरक्षित नहीं हो रहा है तो कम से कम आर्थिक आधार पर करिए। आप दलितों को दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब दलित है उसको तो दीजिए। जो अरबपति खरबपति दलित हैं उनको आरक्षण का आधार देकर क्या फ़ायदा है? अगर कोई आईएएस का बेटा है तो उसको आरक्षण वाले सीट से एडमिशन देने की क्या ज़रूरत है, जबकि एक वाकई वो गरीब का बेटा जो कि चपरासी भी नहीं है, उसका बेटा को हक नहीं है आरक्षण का लाभ लेने के लिए। मित्रों, आरक्षण आरक्षित वर्ग के लोग ही खा रहे हैं और अपने ही भाइयों का हक मार रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आरक्षण पर पुनर्विचार हो, और जो एक बार आरक्षण का लाभ ले उसको दोबारा आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाए, और ये मेक श्योर किया जाए कि अगला आरक्षण उसको मिलेगा जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सका। क्योंकि अगर एक बार आप आरक्षण के आधार पर नौकरी पा गए, मतलब आपके पास इतनी सैलरी तो आई गई कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, तो अगला आरक्षण का लाभ उस आदमी को मिले जिनके घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, जिनके घर में कोई कमाई का जरिया नहीं है। मित्रों, अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि आरक्षण के नाम पर आरक्षित वर्ग के ही लोग आरक्षित वर्ग के लोगों का हक मार रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं कि आम जनमानस की मांग है कि आरक्षण पर एक बार पुनर्विचार हो। नहीं तो जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा है कि ये गले का फांस बन जाएगा, नरेंद्र मोदी, ये आपके लिए गले का फांस बन जाएगा, क्योंकि ना तो आपको ये उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। मैं उस दिन को देख रहा हूँ जब आरक्षण गृह युद्ध का कारण बन जाएगा और देश की विरोधी शक्तियाँ इस बात को हवा दे रही हैं। क्योंकि मैं जब भी देखा हूँ कि कोई आरक्षण का आंदोलन होता है वो हिंसक और अगजनी वाला हो जा रहा है। क्यों और किस लिए और किसके द्वारा, ये सरकार का काम है सोचना। हम तो सिर्फ इशारा कर सकते हैं, जांच टीम तो आपके पास है। ऐसा ना हो और कोई जातीय बंधन हमारे समाज में ना हो। समाज को जागरूक कीजिए और हर गरीब आदमी को उत्थान करिए, हर गरीब आदमी को जीने का अधिकार दीजिए। तभी आप सरकार हैं, तभी आप समाज के सही निर्माता बनेंगे। क्योंकि गरीबी जात दे के नहीं आती, तो फिर आरक्षण जात दे करके क्यों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश वर्मा एक बार पुनः आपसे विदा लेने से पहले सादर प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर विचार जरूर हो। जय हिंद, वंदे मातरम।